हो गया, हमने किशोरीलाल के कातिलों को पकड़ लिया। क्या छोटू, केस सॉल्व करने के चक्कर में अपने दुनिया से लोगों को उठा के लाए? 6 फीट के दोनों। क्या बोला? क्या हाइट है उनकी? फाइल के हिसाब से एक का हाइट है 6 फीट 1 इंच और दूसरा का हाइट है 6। तो ये दोनों कातिल नहीं हो सकते। क्या बोल रहे हो रावते? मैंने रिकॉर्ड चेक किए हैं उनके, और दोनों बहुत दिनों से उस इलाके में लोगों पे लूट मार हमले कर रहे हैं, लेकिन 1 मिनट। एंगल ऑफ एंट्री यानी छुरी का बदन में घुसने का एंगल। और किशोरीलाल का कद लगभग 5 फुट 7 इंच के करीब था। पलटो। और छुरी का घाव लगभग उसकी पीठ पे यहां इस जगह पे था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के मुताबिक छुरी यूं सीधे एंगल में अंदर गई थी। भैया अब इस पेंसिल को छुरी की तरफ रोको, बस उसे वहीं पकड़ लो। ये तकरीबन वही एंगल है जिस एंगल पे किशोरीलाल की पीठ पे छुरी गई थी। तुम दोनों की हाइट भी लगभग एक जैसी ही है, ठीक उसी तरह जिस तरह किशोरीलाल और किशोरीलाल को मारने वाले की हाइट लगभग एक जैसी रही हो। छोटू, आते हुए पेंसिल साथ लेकर आना। अब इसे छुरी की तरफ रोको, बस छोटू इसे वहीं पकड़ लो। अब इस एंगल को देखो। छोटू की हाइट लगभग उन दोनों की जितनी है जिन दोनों को तुम पकड़ के लाए, यानी 6 फुट और 6 फुट 1 इंच। इसका मतलब जिसने भी किशोरीलाल को मारा उसका कद कुछ 5 फुट 6 या 7 इंच रहा होगा। पर तुम दोनों जिसको पकड़ के लाए हो वो तो कुछ 6-6 फुट के लोग हैं। तो इसका मतलब समझे या समझाऊं? आप भी चाय पियेंगे? मैं इसे चाय नहीं कहता रिया। आपकी कटिंग चाय इस वक्त तो मिल नहीं सकती, तो आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपको वो सब कैसे दिख जाता है जो औरों को नहीं दिखता? बस अपनी आंख और कान खुले रखता। आप बारीकियों को झट से पकड़ लेते हो। जब लोग बारीकियों में उलझ के रह जाते हैं रिया, मैं मुद्दे पे ध्यान देता, क्योंकि अक्सर जो हमें दिखाई देता है वो नजर नहीं आता। आई होप सो मैं भी आपकी तरह एक दिन वही देख सकूं जो अक्सर लोगों को दिखता है पर नजर नहीं आता। अर्जुन साहब, अशोक के अकाउंट से 50,000 रुपए ट्रांसफर हुए होटल आग प्लाजा के अकाउंट में। उन्होंने वहां पे कमरा बुक किया, कमरा नंबर 1305। उन्होंने कहा वहां पे कोई शालीन नाम की लड़की ठहरी थी। मैंने अंजलि का फोटोज ईमेल किया एंड गेस व्हाट? उन्होंने कहा कि वो वही है। राइट। देखो अंजलि, तुम हमें सब सच सच बता दो कि उस रात हुआ क्या था। और इस बार कोई भी बात ना तो जानबूझकर याद करना और नहीं जानबूझकर भूल जाना। जैसे कि तुम्हारे और अशोक के रिश्ते के बारे में मीना सब कुछ जान चुकी थी। उस रात खाना खाने के बीच में ही इन्होंने मुझसे सीधे ही पूछ लिया था, तुम्हारे और अशोक के बीच क्या चल रहा है? अंजलि, मैंने कुछ पूछा तुमसे। के बाद हमारा बहुत झगड़ा हुआ, लेकिन उसके बाद तो मैं वहां से वापस आ गई थी। तुम फिर से जानबूझ के कुछ भूलने की कोशिश कर रहे हो अंजलि। तुम्हारा और नीना का सिर्फ झगड़ा नहीं हुआ था, हाथापाई हुई थी। उसमें तुम्हें चोट भी तो लगी। अगर तुम अपने घर के बाहर वाले साइड वॉक पे गिरी होती जैसा तुमने हमसे कहा था, तो चोट तुम्हारी हथेली पे लगी। क्योंकि हम अपनी हथेली का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि खुद को बचा सकें। पर चोट तो तुम्हें हाथ के पिछले हिस्से पे लगी। कैसे? हाँ, हिना उस दिन बहुत गुस्से में थी और उसने मुझ पर अटैक कर दिया था। डिफेंस में उसको अटैक करना पड़ा मुझे। मैंने उसे
उसे धक्का दे दिया। उसे धक्का देते हुए मेरे हाथ में भी चोट लग गई। मैंने उसे देखा तो वो बेहोश पड़ी हुई थी। नीना, नीना, नीना। कहानी भी खत्म हुई नहीं। घबराकर अंजलि ने सोचा कि क्यों ना नीना को मार डाला जाए और फिर उसे चोरी जैसा कुछ दिखाने के लिए अशोक के साथ मिलकर सेफ से सारे पैसे और जेवर निकाले और चुपचाप वहां से निकल गई। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। नीना से झगड़े के बाद मैं 8 सवा 8 के बीच में वहां से निकल गई थी। कोई है जो इस बात की गवाही देगा? हाँ है। जब मैं नीना के घर से झगड़े के बाद वहां से निकली तो घबराहट में मैंने अपनी गाड़ी डिवाइडर से भिड़ा दी थी। वहां पर एक आदमी स्कूटर पे बैठा हुआ था तो उसने मुझे टो ट्रक में भी बुलाने में मदद की थी। टो ट्रक कितने बजे आया था? करीब 9:30 बजे। नीना का कत्ल हुआ 8:30 बजे। ये भी तो हो सकता है कि तुमने नीना का कत्ल करने के बाद वो टो ट्रक मंगवाया हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरा यकीन कीजिए, उस आदमी ने फोन ही 8 सवा 8 के बीच में किया था। कौन है वो आदमी? पता नहीं, कोई अजनबी था। हाउ कन्वीनियंट। एक अजनबी और वो भी नेक दिल। आजकल ऐसे अजनबी मिलते नहीं। भैया, अंजलि को हिरासत में लो जब तक इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल जाते। सारे एविडेंस अंजलि की तरफ इशारा कर रहे हैं और उसके पास इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि वो वहां से 8 बजे से पहले बाहर आई थी। और वो इस बात को खुद भी मान चुकी है कि उसने नीना के ऊपर हमला किया था। एंड आई एम श्योर कि ये सब कुछ चोरी जैसा लगे, ये भी उसी ने प्लान किया था। मुझे नहीं लगता रातरोड। अंजलि को यही लग रहा था कि उसी ने नीना को मारा और ये बात उसने हमारे सामने ऑलमोस्ट कबूल भी कर ली। फिर उसको पता चला कि उसके जाने के बाद वहां क्या हुआ। अगर अंजलि ने नीना को जहां वो खाना खा रहे थे और उनका झगड़ा हुआ वहां मारा होता तो कमरे तक खींच के लेके जाते हुए कुछ खून के धब्बे तो दिखते हमें फर्श पर। या फिर ये भी तो हो सकता है कि अंजलि से हाथापाई के बाद नीना बेहोश हो गई। अंजलि उसे खींच के बेडरूम के अंदर ले गई और वहां उसे छुरी से मारा। नहीं रातोड़, दोनों ही केसेस में, जैसे नीना के केस में सेफ से कैश और ज्वेलरी गायब और दूसरा केस किशोरी लाल का, उसमें लुटेरे घड़ी छोड़ के वॉलेट और चेन ले गए। ये भी तो हो सकता है कि इन दोनों कत्ल को लूटमार की शक्ल देने के लिए सब किया गया हो। कहीं कुछ छूट रहा है रातोड़। छोटू, पता करो कि किशोरी लाल के मर्डर से किसी को किसी भी तरह का कोई फायदा हो रहा था क्या? क्या बात कर रहे हैं सर आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? हमारा काम है हर उस बात को सोचना जो हर कोई नहीं सोच सकता। किशोरी लाल ने एक 35 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी निकलवाई अपने नाती के नाम। उनका नाती यानी तुम्हारा 5 साल का बेटा। और पिछले कुछ टाइम से तुम लोगों को पैसों की काफी दिक्कतें भी आ रही हैं। आपको लगता है हम पैसों के लिए अपने बाबा की जान लेंगे? कितने गिरे हुए हैं हम? रात को 12 बजे जब किशोरी लाल का कत्ल हुआ उस वक्त तुम दोनों कहाँ थे? सर मैं और सपना शेरे पंजाब रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। उस रात को मैं 10 बजे ही काम से आ गया था। फिर रात को 12:05 हम दोनों रेस्टोरेंट में। सर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप वहाँ के स्टाफ से भी पूछ सकते हैं, वो लोग पहचानते हैं हमें। आश्री, एक दिलचस्प बात पता चली है सर। नीना का खून जिस टूटे हुए कांच के बॉटल से हुआ वो एक परफ्यूम का बॉटल था। इत्र, एक ऐसा परफ्यूम जिसमें 2 नायाब चीजों की सुगंध मिक्स किया हुआ है। मसोया पेड़ की छाल, दूसरा सौंफ के पेड़ की जड़। नीना के शरीर पे, उसके घाव पे हमें उसी चीज का ट्रेसेस मिला। तुम्हें यह बात दिलचस्प लग रही है कि एक अमीर औरत एक एक्सोटिक इत्र लगाती है? कम ऑन श्री। सर मुझे तो अपनी बात खत्म करने दीजिए। हाँ बोलो। जो ट्रेसेस हमें नीना के घाव पे मिला वही ट्रेसेस हमें किशोरी लाल के शरीर पे भी मिला। क्या मतलब? ये दोनों केसेस जुड़े हुए? मगर कैसे?
बोतल कहाँ से आई? शायद नीचे दुकान से। ये बोतल दुकान पे नहीं मिलती रिया, सिर्फ ट्रेन में मिलती है। याद करो कहाँ से आई? हाँ, लक्ष्मण के घर से, जब हम पहली बार गए थे। चेक करो कैसे पहले लक्ष्मण रेलवे में काम करता था। यस सर, वो 1 महीने पहले तक पैलेस ऑन व्हील्स में काम कर रहा था, केटरिंग डिपार्टमेंट में। हद होती है लापरवाही की रिया। इतने दिनों से ये सबूत साथ लेके घूम रही थी और आज तक इस पर गौर भी नहीं किया। सबूत? तुम एक अच्छी ऑफिसर कैसे बन पाओगी रिया, जब नाक के नीचे पड़ी क्लूज पे ध्यान नहीं देती। सर, माना कि मैं आपकी तरह इतनी एक्सपीरियंस ऑफिसर नहीं हूँ जो एक बोतल से कातिल तक पहुंच जाए, पर प्लीज सर, आप मुझे बताएंगे कि मैं कौन सा क्लू मिस कर रही हूँ। राठौड़, टीना ने अशोक से अलग होने का फैसला तब किया जब उसे अशोक और अंजलि की पैलेस ऑन व्हील्स वाली ट्रिप के बारे में पता चला, जो तकरीबन अब से 1 महीने पहले थी। यानी कि उस दिन उस ट्रेन में लक्ष्मण और अशोक दोनों एक साथ थे। हमारे सामने ये दोनों दिखावा करते रहे कि ये एक दूसरे को नहीं जानते, बल्कि इन दोनों ने साथ मिलकर यह प्लान बनाया। और इन दोनों के पास किशोरी लाल और नीना को मारने के अच्छे खासे कारण थे। ये दोनों सोसाइटी के अलग तबके से बिलोंग करते हैं, इसलिए किसी को शक भी नहीं होता कि ये इन दोनों की मिली भगत है। तो अगर इन दोनों ने एक दूसरे के लिए कत्ल किया तो भला कोई इन तक कैसे पहुंच सकता है? प्रिया, ये तो क्या हुआ अंजलि? ये तो वही आदमी है जिसने मुझे टो ट्रक बुलाने में मदद की थी। उस इलाके में क्या कर रहे थे तुम? कुछ नहीं सर, झूठ बोल रही है। हाँ, स्कूटर पे बैठे थे ना तुम। ये बिल्कुल सही कह रही है, इसके पास एक सफेद स्कूटर है। छोड़ो, चलो वैसे। आपके घर से चैरिटी फंक्शन का रास्ता कुछ 25 मिनट का है, तो आपको 1.5 घंटा क्यों लगा? वो मैंने थोड़ा लंबा रास्ता ले लिया। चैरिटी फंक्शन से निकलने के बाद और घर पहुंचने से पहले आप एग्जैक्टली कहाँ गए थे? वो क्या हुआ, दरअसल मैं निकला तो मैं रास्ता भूल गया। सब कुछ एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं अशोक। बेहतर होगा कि तुम अपना जुर्म कबूल कर लो। क्या कबूल कर लो? जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो कबूल क्या कर लो? अंजलि ने भी लक्ष्मण को उस रात आपके घर के बाहर देखा था। मैं नहीं जानता उस आदमी। सच बोलो अशोक। मैं सच बोल रहा हूँ, और आप लोग भी जानते हो कि आपके पास जो एविडेंस है वो सर्कमस्टेंशियल है। आपके पास भी कोई ठोस सबूत नहीं है, और कानून की नजरों में आप मुझे गुनहगार साबित नहीं कर सकते जहां तक मैं कबूल नहीं करता कि मैंने कोई गुनाह किया है। और हाँ, मैंने कोई जुर्म किया ही नहीं। ठीक कह रहे हो प्रिया। ये आप क्या कर रहे हैं? ये आदमी कानून जानता है रिया, इसलिए तब तक अपना जुर्म कबूल नहीं करेगा जब तक हम कोई कमजोर कड़ी ना पकड़ लें। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ लक्ष्मण, सच बोल दो। राठौड़, इस पे जोर लगाने की कोई जरूरत नहीं। अशोक ने बता दिया है कि ये सारा प्लान लक्ष्मण का ही था। इन दोनों ने साथ मिलकर उसे अंजाम दिया। नहीं सर आप सब झूठ बोल रहे हैं सर। बिल्कुल नहीं। अशोक ने हमें बताया कि तुम पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन में मिले, वहां तुमने उसे अपने प्लान में शामिल किया, और अब तो अंजलि भी तुम्हें पहचान चुकी है। ये दोनों चीजें काफी हैं हमारे लिए तुम्हें कत्ल के इल्जाम में और प्लानिंग के इल्जाम में गिरफ्तार करने के लिए। और राठौड़, अब तो अशोक भी सरकारी गवाह बनने को तैयार है। इसका मतलब लक्ष्मण तुम सीधा जेल जाओगे और वहां तुम्हें सजाए मौत मिलेगी। सर वो सब कुछ झूठ बोल रहे हैं, सारी प्लानिंग उन्हीं की थी सर। अंजू, अंजू, गाड़ी बहुत अच्छी है आपकी। अमीर लोगों की बात ही अलग होती है, जो भी चाहो वही मिल जाता है।
जानता है, दूर के ढोल सुहाने लगते, लेकिन पैसों से जिंदगी के सारे सुख नहीं पाए जा सकते। जी। जैसे जैसे शाम गुजरती गई, हम दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी तकलीफें बताते गए। सुन, घर पे मेरी एक बीवी है जिसके लिए दिल में जरा भी प्यार नहीं, और यहाँ तुमने देखा कैबिन में एक गर्लफ्रेंड है जो अभी अभी रूठ के चली गई, क्योंकि मैं मेरी बीवी को छोड़ नहीं सकता। नाराज है मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे, क्योंकि अगर मैं मेरी बीवी को छोड़ता हूं तो अदालत में वो तलाक के मुआवजे में मेरी आधी मिलकर आधा पैसा ले लेगी। मैंने भी अपने पैसे की दिक्कत के बारे में उन्हें बताया, और मैंने ये भी बताया कि मेरे ससुर के पास पैसा है लेकिन वो हमारी मदद नहीं कर रहे। सर, एक ही रास्ता नजर आ रहा था कि ससुर के इंश्योरेंस का पैसा मुझे मिल जाता, लेकिन वो तब तक नहीं मिलता जब तक वो जिंदा थे। फिर सर अशोक साहब ने सारा प्लान बनाया। मैं अपनी बीवी से छुटकारा पाना चाहता हूँ और तू अपने ससुर की इंश्योरेंस की रकम हासिल करना चाहता है। अगर हम दोनों चाहें तो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तुम मेरी बीवी को मारोगे, मैं तेरे ससुर को। पहले तो मुझे सब कुछ घिनौना लगा, फिर बाद में अशोक साहब ने मुझे मना लिया। डरो मत लक्ष्मण, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे मामलों में पुलिस उसी की तलाश करती है जिसके पास कत्ल करने का कोई मोटिव हो, यानी कि वजह। ना तुम्हारे पास मेरी बीवी को मारने की कोई वजह उनको मिलेगी, और ना ही मेरे पास तुम्हारे ससुर को मारने की कोई वजह मिलेगी। पुलिस तुम तक कभी पहुंच नहीं पाएगी, यकीन मानो मेरा। कब करना है? कब तुमने नीना को मारने का प्लान बनाया? हाँ सर, अशोक साहब ने चौकीदार को मेम साहब से अगले दिन की छुट्टी मांगते हुए सुन लिया था। मैडम, कल मुझे छुट्टी चाहिए। क्यों? मेरी बीवी हॉस्पिटल में है, उसकी डिलीवरी होने वाली है। अरे क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये लो, कुछ पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। फिर उन्होंने मुझे फोन किया। हमसे झूठ कहा कि उन्हें नहीं पता कि चौकीदार कहाँ है, ताकि सीधा शक चौकीदार पे जाए। उन्होंने घर के बाहर मैट के नीचे घर की दूसरी चाबी छिपा रखी थी। जब मैं वहां पहुंचा तो दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था, और मेम साहब अंदर बेहोश पड़े थे। पवित्र तुम्हारे हाथ पे लग गया था, और तुम्हारे ही याद से किशोरी लाल के शरीर पर, जब तुम और सपना उसके मरने के बाद आए, और दोनों कत्ल चोरियां लगे। इसलिए तुमने सेफ खोला, क्योंकि अशोक चाबी तुम्हें पहले ही दे चुका था। उसके बाद तुमने उसके अंदर से कैश और जेवर चुराए, ताकि सबको लगे कि वो चोरी है। उसके बाद तुम बाहर जाते हुए तुमने घर की खिड़की तोड़ दी। तुम अनाड़ी थे, इसलिए समझ नहीं सके कि खिड़की अगर अंदर से तोड़ी जाए तो उसके टुकड़े बाहर ही गिरते हैं। और हमने तुम्हारा ये झूठ पकड़ लिया, और उधर अशोक ने तुम्हारे ससुर को मार के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के सारे पैसों का हकदार तुम्हें बना दिया। रात के अंधेरे में छुरी भोंकी ताकि सबको लगे कि ये केस लूट मार का है।
बोतल बंद हो चुकी थी, सील तुमने लगा दी। आभार। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।